वॉर करने के पीछे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का क्या इंटेंशन है और उनकी क्या डिमांड है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की मतलब कि यूक्रेन से। रशिया ने यूक्रेन पर ही क्यों हमला किया? यूक्रेन जो था पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक होता है। उसे हम शॉर्टकट में सोवियत यूनियन कहते हैं। यूएसएसआर टूटने से पहले इसमें 15 देश थे, जिसमें रशिया और यूक्रेन भी शामिल थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन 1991 में यूएसएसआर से अलग हो गया। यूएसएसआर का टूटने के पीछे मेन जो रीजन था वो नाटो था। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ 1991 में, उसके बाद 1991 से लेकर तो 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। यूक्रेन में 2014 में क्या हुआ था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको, वो रशिया के फेवर में थे, पर रशिया बोल रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन में ना जाए। पर जो यूक्रेन के लोग थे वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की मांग करने लगे, पर जो पेट्रो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से उनकी सरकार गिर गई और वो बाद में रशिया में चले गए। फिर जो यूक्रेन में नई सरकार आई, उसने ये लोगों से वादा किया कि वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे। यूक्रेन की नई सरकार का फैसला सुन के रशिया नाराज हो गया और यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रशिया ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला बोल दिया और पूरी दुनिया इसे देखती रही, पर उन्होंने कुछ नहीं किया रशिया के खिलाफ। क्रीमिया पर हमला करने से क्या हुआ कि रशिया का ब्लैक सी पर पूरा कंट्रोल हो गया। रशिया ने क्रीमिया पर हमला कर दिया, इस वजह से वेस्टर्न जो कंट्री थी वो रशिया पर सैंक्शन लगा रही थी। इसी वजह से रशिया को G8 से भी निकाल दिया गया। ये जो आप अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं, ये 2014 से चल रही थी। उसके बाद 2015 में यूक्रेन और रशिया के बीच मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया। उसके तहत यूक्रेन ने कहा कि वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का प्रभाव यूक्रेन में बढ़ने नहीं देगा और रशिया ने कहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। गड़बड़ कब हुई? जब यूक्रेन ने 2017 को कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अभी प्रेजेंट में नाटो में 30 कंट्री है और नाटो बेसिकली रशिया को अपना दुश्मन मानता है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि कोई भी देश अगर नाटो के मेंबर पर हमला करता है तो सभी नाटो के जो कंट्रीज है वो मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। पर अगर नाटो के 30 कंट्रीज अगर किसी देश पर हमला करते हैं तो कोई बात नहीं। मान लो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत नाटो के जो कंट्रीज है वो यूक्रेन पर हमला करने वाले देश को छोड़ेंगे नहीं। नाटो की मदद से अमेरिका अपने आर्मी को यूक्रेन में भेजेगा। वैसे भी अमेरिका और रशिया का 36 का आंकड़ा है, तो रशिया कैसे सहन कर पाएगा? जो यूक्रेन पहले उसका पार्ट था, दोस्त था, वो अब उसके दुश्मन को उसके बॉर्डर के पास खड़ा कर रहा है। ये तो वैसे ही हो जाएगा, अपने ही दोस्त ने अपने पीठ पर वार कर दिया। रशिया ये सब सहन नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको अपने देश की सुरक्षा प्यारी होती है और देश भी प्यारा होता है। यही तो मेन रीजन है हमला करने का। अगर अमेरिका ने नाटो के तहत यूक्रेन में अपनी आर्मी ला ली और अमेरिका ने रशिया पर फायरिंग की तो रशिया ने उसका काउंटर अटैक किया तो हो गया ना नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। तो सभी नाटो के देश मिलकर रशिया पर हमला कर देंगे। यही तो नहीं होने देना चाहता है रशिया। ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया और नाटो और अमेरिका के बीच है। बेचारा यूक्रेन इसे बिना कारण भुगत रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच का रिलेशन जो था वो 2014 से ही बिगड़ना शुरू हुआ था। रशिया का जो मेन इनकम सोर्स है वो गैस है। रशिया में गैस के भंडार है, तो वो अपनी गैस पाइपलाइन के थ्रू दूसरे देशों को सप्लाई करता है। तो यही मेन इनकम सोर्स है रशिया का। वो अपनी गैस दूसरे देशों को सप्लाई करता है
वो गैस की जो पाइपलाइन है वो यूरोप को अगर भेजना है तो वो यूक्रेन से होकर गुजरती थी। तो 2014 में क्या हुआ, नाटो के दबाव में आकर यूक्रेन ने गैस पाइपलाइन बिछाने के रशिया को मिलियंस डॉलर में पैसे मांगे। और ये जो डिमांड थी यूक्रेन की वो रशिया ने पूरी कर दी। फिर भी यूक्रेन ये बोल रहा है कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। फिर बाद में यूक्रेन ने कहा कि वो 2017 को नाटो ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर रशिया ने उसे सबक सिखाने के लिए, ये जो आप मैप में दो जगह देख रहे हैं यूक्रेन के, डोनेक्स और लुहांस, इन दो जगहों पर रशिया ने अपने कम्युनिस्ट को खड़ा कर दिया और बाद में आर्मी भेज दी। और बाद में कहा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसा अनाउंस कर दिया रशिया ने। अब करंट में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं ये कोई वॉर नहीं है बल्कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। रशिया के प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है वो यूएनओ के आर्टिकल 7 के तहत किया है। नहीं समझ में आया तो इधर देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूएनओ का आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी देश से छोटा राज्य टूटकर अलग होना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता है। अगर वो देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो पड़ोसी देश उसकी मदद के लिए आ सकता है। ये जो आप मैप में दो जगह देख रहे हैं, डोनेक्स और लोहांस, इन दोनों को रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया है और उधर अपने प्रेसिडेंट बैठा दिए हैं। और उन प्रेसिडेंट ने रशिया को लेटर लिख के कहा है कि वो उनकी मदद के लिए अपनी आर्मी भेजें। यूएनओ का आर्टिकल 7 के तहत रशिया डोनेक्स और लुहांस की मदद कर उसे यूक्रेन से बचा रहा है। इसी रीजन के चलते उसने अभी यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। वैसे अमेरिका भी यही करता था, वो आर्टिकल यूएनओ का आर्टिकल 7 की मदद से दूसरे देशों पर हमला करता था। वैसे ही रशिया ने अब यूएनओ का आर्टिकल 7 की मदद से यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ये सब जो आप वॉर अभी देख रहे हैं वो इसका मेन रीज़न है यूएनओ का आर्टिकल 7। चीन के रशिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। रशिया चीन के बुलाने पर विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में गया था। बाद में बीजिंग ओलंपिक्स 20 फरवरी को ख़त्म हो गया और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने घोषित कर दिया कि ये जो दो कंट्रीज़ है डोनेक्स और लुहांस, ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री है। अनाउंस करने के पीछे कुछ रीज़न था, उस रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। यूएनओ का आर्टिकल 7 का यूज़ कर 23 फरवरी को इन दोनों देशों ने रशिया को लेटर लिखा कि हमारे देश को आर्मी की मदद की ज़रूरत है। और फाइनली रशिया ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशिया ने पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। ईस्ट से डोनेक्स और लुहांस, साउथ से सबमरीन के थ्रू, नॉर्थ से बेलारूस, इन तीनों जगहों से वो पूरी तरह से हमला कर रहा है। और रशिया के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि ये वॉर नहीं है, ये तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रशिया का दूसरा डिमांड है इस्टोनिया, लतविया, लिथुएनिया, ये जो एकदम रशिया के कैपिटल के पास है, उधर नाटो की सेना आकर बैठी है, उसे वो वहाँ से विड्रॉल करें। थर्ड जो डिमांड है, अमेरिका ने जो परमाणु बम यूरोप में तैनात किए हैं उसे वहाँ से हटा दिया जाए। ये सब व्लादिमीर पुतिन की डिमांड्स हैं। इतनी बड़ी जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और बाकी सब देशों ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं। रशिया ने ये जो यूक्रेन पर हमला किया है, रशिया के सिनारियो से ये सब ठीक है क्योंकि वो अपनी देश की सुरक्षा चाहता है। नाटो में अगर यूक्रेन शामिल होता है तो रशिया के लिए वो एक खतरा बन सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। पर रशिया यूक्रेन के सिविलियंस को भी मार रहा है, तो ये गलत है। इस वीडियो के क्लिप में आप देख ही रहे होंगे कि रशिया ने यूक्रेन के सिविलियंस पर भी हमला किया है। वॉर के 6-7 दिन होने के बाद भी यूक्रेन सरेंडर नहीं कर रहा है, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। पर यूक्रेन को समझना चाहिए कि रशिया से दुश्मनी ना मोल ले।
यूक्रेन में अभी भी इंडिया के कुछ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट 14-15 हज़ार उधर फंसे हुए हैं। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें जल्दी इंडिया में इवैक्यूएट करके लाए। हालांकि अमेरिका भी अभी तक यही करता आ रहा है, रशिया ने भी यही किया है, पर वॉर में कंट्री के जो यंग लोग हैं और सिविलियंस है, इन्हें इनका नुकसान भुगतना पड़ता है। आई होप कि मैंने ये जो आपको समझाया है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए बने रहिए इस स्पीकर चैनल से।